Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों, व्यस्तता ज़रूरी भी है। परीक्षा में जो पीजीटी है उसका डेट चेंज हुआ है, आप भी जानते हैं। अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की गई है, लेकिन टीजीटी अभी अपने निर्धारित समय पे ही चल रही है, उसके लिए कोई न्यूज़ नहीं है। तो जो यूपी में टीजीटी की परीक्षा है वो आपका अभी 18 और 19 दिसंबर को ही होने की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत के साथ अपना कर्म करना चाहिए मित्रों। कर्म आपके हाथ में है, कर्म आपको करना है। परीक्षा कराने का जिम्मा सरकार के हाथ में है, संस्था के हाथ में है, वो अपना काम करे और परीक्षा हो, सब कुछ सकुशल संपन्न हो तो भी आप अपना एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं। मित्रों, इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो दक्षिणी शैली को पढ़ेंगे। दक्षिणी शैली से कभी कभार 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं, तो दक्षिणी शैली भी कवर कर लिया जाए, छूटे ना कुछ भी। मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली और इन सबको साथ में सहेजा जाए तो दक्षिणी शैली भी मुगलिया शैली के बाद आ जाती है, हिस्से में आ जाती है। तो आज उन्हें पढ़ना है। थोड़ा सा टेक्निकल इशूज है इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाई है, अन्यथा लाइव क्लास ही होती। आइए क्लास पे चलते हैं। दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के समकालीन बहमनी सुल्तानों का शासक था। बहमनी साम्राज्य की नींव 1347 ईस्वी में पड़ी और 1425 ईस्वी में बीदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। तो बीदर कब जो है इसकी राजधानी बनती है? 1425 में बनती है। आपसे वनडे एंट्रेंस है तो 1 दिवसीय परीक्षा जैसा फाइनली पूछ लिया जाएगा, फैक्ट पूछा जाएगा, आपको आता है या नहीं आता, बस इसी में आप जवाब दे पाते हैं। तो इसलिए ईमानदारी के साथ लिखिएगा, बताइएगा। आगे कहा जाए तो कह रहा है सर्वप्रथम अहमद शाह वली बहमनी ने कला के प्रति रुझान दिखाया था। अहमद शाह वली बहमनी जो है ये सबसे पहले कला के प्रति रुझान दिखाता है यहाँ पे। और आगे बढ़ा जाए तो अगला पॉइंट है अहमद शाह वली बहमनी को कला के प्रति विशेष रुझान था और इसे 1432 ईस्वी में बीदर दुर्ग का निर्माण करवा के रंग महल के कक्षों में बेल बूटे की सजावट भी करवाई थी। कब करवाई? 1432 में। 1432 से पहले आप किसी का नाम तक नहीं पढ़ पाएंगे। बीजापुर में नाम आएगा तो आदिल शाही वंश का आएगा, वो 1489 में आता है। 1490 में आपका अहमदनगर आता है जो निजाम शाही वाला होता है। आप बरार वाला देखेंगे तो वो भी आपका इमाद शाही होता है, 1490 के आसपास आता है। बाकी तो 1500 से आगे हैं। जब गोलकुंडा आएगा 1512 आएगा, बीदर आएगा 1526 आएगा। तो अहमद वली बहमनी को कला के प्रति विशेष रुझान रहा। उसने बीदर दुर्ग का निर्माण करवाया और फाइनली उसके रंगमहल के कक्षों में खूब बढ़िया से बेल बूटे की सजावट करवाई। बात याद रखना। आगे पूछा जाता है अहमद शाह वली का मकबरा भी ईरानी ढंग से फूल पत्तियों की नक्काशी के साथ सुसज्जित था। इसके मकबरे पे ईरानी प्रभाव देखने को मिल जाता है। किसके मकबरे पे? अहमद शाह वली के मकबरे पे। समझ में आई बात? आगे कहा जाता है 1490 से 1512 के मध्य बहमनी साम्राज्य का विघटन होता है, यानी टूटता है और इसका पतन भी हो जाता है। इसके पश्चात दक्षिण में 5 सल्तनतों या फिर 5 राजवंशों की स्थापना हो जाती है। वो 5 राजवंश कौन कौन से हैं? तो बीजापुर है, बरार है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है और बीदर है। ये 5 होते हैं। किताब नौरस का परिचय कभी जोहरी ने दिया है। तो ये किताब नौरस याद रखना, राइटर पूछा जाता है, जोहरी का नाम आप प्रमुखता के साथ लगाना। आप 5 नगर के बारे में एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। ये हैं आपके 5 नगर। बीजापुर है, आदिल शाही वंश है, यहाँ पे 1489 में आता है। यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जब बरार की बात आती है, इब्राहिम जो है इमाद शाही वंश बनता है और ये फाइनली आपका 1490 में स्थापित होता है फतेहुल्लाह इमादत शाह के द्वारा। अहमदनगर की बात होती है, निजाम शाही होता है। 1490 के आसपास ये फाइनली अस्तित्व में आता है और मलिक अहमद जो है इसके संस्थापक बनते हैं। जब गोलकुंडा की बात आएगी तो कुतुबुद्दीन शाही का नाम आएगा। 1512 में गोलकुंडा अस्तित्व में आता है और कुली कुतुबुद्दीन शाह इसके संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। जबकि बीदर की बात आती है तो
बरीद शाही वंश जो है अस्तित्व में आता है। 1526 के आसपास का शासन होता है और अमीर अली इनके जो है संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अब आप खास करके यहाँ की चित्र शैलियों के बारे में देखेंगे, चित्रकला के बारे में देखेंगे, तो आइए देखते हैं चित्रकला की दृष्टि से जो है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर अपना महत्व रखते हैं, क्योंकि बीरार और बारार को क्रमशः अहमदनगर और बीजापुर में अपनी राजनीतिक सीमाओं को शामिल कर लिया। दक्षिणी चित्रकला का विकास जो है मुगलिया चित्रकला से भिन्न रूप में हुआ है, याद रखना। तो दक्षिणी चित्रकला मुगल चित्रकला से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। आप ये जान ही गए हैं कि जो विरार है ये अहमदनगर के अंतर्गत आता है और जो वरार है ये आपका बीजापुर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 1563 में मांडू पर मुगलों का अधिकार होने के कारण 1563 में मांडू पर मुगलों का अधिकार होने के कारण मांडू के कलाकार दक्षिणी कला केंद्रों पर मुगल कला का प्रभाव आ जाता है। जब वहाँ पे मुगल राजा आ जाएंगे तो वहाँ पे मुगल शासक भी आएंगे, शासक के साथ चित्रकार भी आएंगे, और जब चित्रकार आएंगे तो वहाँ पे चित्रकारिता करेंगे, यानी उनका प्रभाव भी झलकने लगेगा वहाँ की रचनाओं पर, जिससे वहाँ की चित्रकला और जो परिष्कृति है वो सुंदर हो गई। तो मांडू पे जब मुगल अधिकार पाते हैं 1563 में, फिर वहाँ की शैली मुगलिया प्रभाव से आच्छादित हो जाती है, याद रखना। आगे दक्षिणी शैली में आकृतियां हल्की नीली और पीली पृष्ठभूमि पर चित्रित की गई। तो आपसे पूछा जाएगा दक्कनी शैली में कैसी रचनाएं मिलती हैं? नीली और पीली पृष्ठभूमि पर मिलती हैं। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है मानवाकृतियों की जो शारीरिक रचना है वो लंबी है। मानवाकृतियों की शारीरिक रचना लंबी है और स्त्रियों के माथे छोटे तथा पीछे की ओर ढलवा बनाए गए हैं, ऐसा हुआ है। दक्षिणी शैली के चित्रों में एक चश्म चेहरे की जो है अधिकता है, एक चश्म चेहरे की प्रधानता बताई जाती है। दक्षिणी शैली का उत्कृष्ट चित्र एक हाथी है। जलधारा के पास 1600 ईस्वी में चित्रित उदाहरण पाया जाता है, तो हाथी वाला रचना दक्षिणी शैली का उत्कृष्ट चित्र है। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है दक्षिणी शैली में पुरुष आकृतियों की वेशभूषा में घेरदार जामे, कमरबंद सरपेचे और आभूषणों के साथ माला है, हार बाजू बंद पहने हुए हैं, ऐसा दर्शाया गया। दक्षिणी शैली के पक्षियों में मयूर का सिंगरफ रंग से नक्काशी युक्त बनाया गया है। इस शैली में जो हाशिए हैं वो सुनहरे रंग या फिर सिंगरफ रंग से नक्काशी युक्त बनाए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस शैली में पेड़ों के प्रायः नारियल हैं, ताड़ हैं आदि वृक्ष जो हैं वो पृष्ठभूमि पर अंकित बताए जाते हैं। दक्षिणी शैली के भवनों में श्वेत मीनार हैं और श्वेत मीनार नुमा दर्शाया गया है, जिस पर महीन पच्चीकारी का चित्रण भी हुआ है। तो श्वेत मीनार आपको देखने को दक्षिणी शैली में देखने को मिलेगा और महीन पच्चीकारी का चित्रण भी उस मीनारों पे हुआ है, ये बात याद रखिएगा। दक्षिणी शैली में ये विशेषताएं। दक्षिणी शैली में रंग बिरंगे बादल, अग्रभाग में जो पुष्पित क्यारियां हैं, शोभा यात्रा हैं, इनके दृश्य देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब दक्षिणी शैली की विशेषताओं में नाम आ जाता है। अब दक्षिणी शैली में एक शैली आती है आपकी बीजापुर, जो आदिल शाही वंश के रूप में जाना जाता है, उसे थोड़ा सा देखते हैं। एक रचना है रागनी श्रीराग। रागनी श्रीराग रचना बीजापुर शैली के अंतर्गत आती है। या पहले रचना देखो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखा आपने? अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश जो है कला प्रेमी शासक हुए। बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का प्रथम संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था तथा वह बहुत ही कला प्रेमी शासक रहा है। यूसुफ आदिल शाह 1489 में फाइनली ये वंश अस्तित्व में आता है। इसके समय में ईरान तथा तुर्की से प्रख्यात साहित्यकार साथ के साथ कलाकार को आमंत्रित किया और दक्षिण की चित्रकला में साहित्य के साथ साथ चित्रकला को विकसित करने का काम इसी का रहा। किसका रहा मित्रों? नाम यूसुफ आदिल शाह होता है। और आगे बढ़ोगे तो आगे कहा जाता है अली आदिल शाह प्रथम की कला का महान आश्रयदाता रहा। क्या? अली आदिल शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है और ये कला का महान आश्रयदाता रहा, यानी कलाकारों को अपने पास रखने का प्रयास किया, कलाकारों को बचाने का काम किया, कला को एक ऊंचाई तक ले जाने में अपना योगदान दिया। बीजापुर शैली मुगलिया तकनीकी के साथ जो है प्रभावित है, तो सम्मेलन द्वारा प्रभावित हो जाती है। अली आदिल शाह प्रथम की बेगम है यानी पत्नी है चांद सुल्ताना। ये कला पारखी विदुषी और चित्रकर्ती रही हैं, याद रखना है। तो इनका नाम पूछा जा सकता है। चांद सुल्ताना किसकी पत्नी है? तो अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी है। अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी है, चांद सुल्ताना नाम होता है और ये एक पारखी विदुषी हैं, उसके साथ चित्रकर्ती भी रही हैं, यानी चित्र रचना भी बनाती रही हैं।
और आगे बढ़ोगे मित्रों तो आगे कहा जाता है अली आदिल शाह प्रथम के राज्यकाल में 1570 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ है नुजूम अल उलूम लिखा गया। क्या लिखा गया? नुजूल उल उलूम लिखा गया, चित्रित ग्रंथ है 1570 में। और यह ग्रंथ खगोल विद्या पे आधारित है। इस ग्रंथ में 876 चित्र और 140 कितने 140 नक्शे और उसके साथ तालिकाएं हैं। आपसे पूछा जाएगा नुजूल उल उलूम में कुल कितने चित्र हैं, तो 876 याद रखना पड़ेगा। पूछा जाएगा नुजूल उल उलूम में कितने नक्शे रखे हुए हैं या तालिकाएं रखी हुई हैं, तो 140 का नाम आपको लगाना पड़ेगा। ये पूछा जाएगा नुजूल उल उलूम किसके शासनकाल में या किसके राज्यकाल में फाइनली लिखा गया या चित्रित हुआ, तो अली आदिल शाह प्रथम का नाम आपको याद रखना होगा। ये बीजापुर के राजा होते हैं। आगे बढ़ें। बीजापुर शैली मुगलिया शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी, याद रखना है। अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इनके समय में बीजापुर शैली को अधिक उन्नति प्राप्त हुई, यानी शीर्ष पे चलती है। किसके टाइम पे? उनके भतीजे होते हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, उनके टाइम पे। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है जहांगीर के समय में फारूक बेग। क्या? जहांगीर मुगलिया वंश का शासक है, उसके काल में फारूक बेग नामक चित्रकार बीजापुर आया था। इसने इब्राहिम आदिल शाह का शबीह बनाया था। किसका? इब्राहिम आदिल शाह, जो उनका भतीजा था उसका शबीह बनाया था। ठीक है, अली आदिल शाह प्रथम का भतीजा है ना इब्राहिम आदिल शाह, जिसके काल में चित्रकला शीर्ष पे जाती है। तो उनका शबीह कौन बनाया था? फारूक बेग बनाया था। किसके काल का चितेरा है? जहांगीर के काल का चितेरा है, याद रखना। नुजूम उल उलूम ग्रंथ वर्तमान में चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में रखा हुआ है, याद रखना। नुजूम उल उलूम वही है जिसमें हमने अभी आपसे कहा था कि 876 चित्र हैं, 140 नक्शे हैं। कहाँ पे रखा हुआ है? चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। इब्राहिम आदिल शाह ने नौरस नामक पुस्तक लिखी। आपसे पूछा जाएगा नौरस के रचयिता कौन है, नौरस के लेखक कौन है, तो इब्राहिम आदिल शाह का नाम आपको लगाना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। और आगे बढ़ा जाए तो बीजापुर शैली में बने चित्र जो है वो सघन वन में खड़ी स्त्री, सघन वन में खड़ी स्त्री है, हाथियों की लड़ाई है। ये चित्र आपका भारतीय इतिहास शोधक मंडल पूना में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और रचना बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है मित्रों, क्या कहा जाता है? कहा जाता है बीजापुर शैली में चौगना या चौगान वाला भित्तीय चित्र दर्शनीय है। चौगान वाला भित्तीय चित्र दर्शनीय है। मोहम्मद आदिल शाह के समय बीजापुर शैली पे यूरोपीय प्रभाव पड़ने लगा था। बीजापुर शैली के चित्रों में जो चेहरे हैं चमकदार हैं, पृष्ठभूमि जो है वो शदी हरी तान वाली पंक्ति बताई गई है। और आगे बढ़ोगी तो आगे कहा जाता है इब्राहिम आदिल शाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र चित्रित हुए हैं। ये रागमाला बड़ौदा संग्रहालय में आपको सुरक्षित देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो कपड़े पर चित्रित जो बीजापुर है इसके शासक का विशाल पट चित्र अच्छा उदाहरण है। यह प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में देखने को मिल जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में देखने को मिल जाएगा। बीजापुर शैली में चित्रकला के साथ साथ आदिल शाही शासकों ने स्थापत्य कला में रुचि दिखाई। किस पे रुचि दिखाई? स्थापत्य कला पे भी रुचि दिखाई, यानी बनवाने का काम भी किया है। और आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। आदिल शाह के समय में बीजापुर गोल गुम्बद, इब्राहिम रोजा, जामा मस्जिद, संत महल और मेहता महल आदि स्थापत्य का निर्माण करवाया गया। किसके टाइम पे हुआ? आदिल शाह के टाइम पे। किस शैली में आता है? बीजापुर शैली में आता है। नाम याद रखना। बीजापुर में क्या क्या बना? गोल गुम्बद, इब्राहिम रोजा, जामा मस्जिद, शत मंजिला महल, उसके साथ मेहता महल। तो ये सब निर्माण बीजापुर के अंतर्गत होता है, आदिल शाह के समय में बनता है। मीर हासिम जो है ये मुगलिया चित्रकाल का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों से संपर्क रहा है, मीर हासिम का, याद रखना। और आगे बढ़ोगे तो बीजापुर शैली का प्रसिद्ध चित्र जो है वो रागनी श्री राग है। आपको अभी स्टार्टिंग में हमने दिखाया था रागनी श्री राग, रचना दिखाई थी ना, सबसे पहले हमने रागनी श्री राग ही आपको दिखाया था जब बीजापुर दिखाया था। बीजापुर शैली चांद बीबी पोलो खेलते हुए, यह भी एक बढ़िया चित्र है, फेमस चित्र है, पूछा जा सकता है। तो याद रखना, चांद बीबी पोलो खेलते हुए रचना किस टाइम की है? बीजापुर टाइम की है, बीजापुर। आगे बढ़ें। बीजापुर के बाद अहमदनगर को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अहमदनगर बीजापुर साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने में अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का प्रमुख हाथ होता है। बीजापुर साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने में अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का जो है स्थान आता है। अहमदनगर के इनका नाम लिया जाता है। अहमदनगर में
मुर्तजा बहुत ही कलाप्रिय शासक रहा। कौन? मुर्तजा। अहमदनगर आप जानते हैं मलिक अहमद जो 1490 के आसपास अस्तित्व में आता है उसके टाइम का है। ठीक है, संस्थापक में कौन आएंगे? मलिक अहमद आएंगे। मुर्तजा ने 1565 से 69 में अपने पिता की प्रशंसा है तारीख हुसैन शाही काव्य ग्रंथ अपने राज्य में चित्रित करवाया। कौन? तारीख हुसैन शाही। किसके अस्तित्व में? तो अपने पिताजी की प्रशंसा में उसने जो है अस्तित्व में लाके और फाइनली उसको चित्रित करवाया था। कौन? मुर्तजा। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ पर मालवा पे चित्रकला जो नियामतनामा ग्रंथ है उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ में किसका प्रभाव है? तो नियामतनामा ग्रंथ का प्रभाव ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब आपको एक दृश्य दिखाते हैं, बहुत अच्छा दृश्य है। वसंत राग का दृश्य बढ़िया से देखना। इस टाइम बारिश भी हो रही है तो आपको पता है वसंत राग क्या है। ये देखो अच्छे से, वसंत राग पेड़ है, इधर द्वारपाल खड़े, इधर द्वारपाल खड़े, इधर द्वारपाल खड़े, बीच में आपको दो प्रेमी युगल दिखाई दे रहे हैं बढ़िया से। इधर पेड़ लगा हुआ है, आप देख रहे हैं सब अच्छा सा। तो ये वसंत राग का दृश्य भाई अहमदनगर के अंतर्गत अच्छा चित्र माना जाता है। और आगे क्या है अहमदनगर में बढ़िया बढ़िया? तो जैसे तारीफ हुसैन शाही में केवल 12 चित्र हैं जिसमें अधिकतर चित्र जो है वो युद्ध के दृश्य से संबंधित है। तो तारीख हुसैन शाही में कितने चित्र हैं टोटल? हम पूछते हैं आपको कई बार 10 के डोज में या 90 टेस्ट पेपर में मिला होगा। तो 12 चित्रों का उल्लेख है। किससे आधारित हैं वो चित्र? तो ज़्यादातर चित्र युद्ध दृश्य से आधारित हैं। किसके काल का है? अहमदनगर टाइम पीरियड का है। वही अहमदनगर जो निजाम शाही वंश के रूप में जाना जाता है, 1490 में अस्तित्व में आता है। मलिक अहमद जिसके संस्थापक होते हैं। आगे बढ़े। अहमदनगर शैली में 1551 से 1595 तक रागमाला से संबंधित चित्र बने थे। बुरहान द्वितीय के समय अहमदनगर में बना चित्र जो है वो हिंडोल राग है, वो 1591 में बना है। यह चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है 1601 में अहमदनगर अकबर के अधिकार में आ गया था। कौन? अकबर इस पे अधिकार कर लेता है। कब? 1601 में। और आगे बढ़ोगे अहमदनगर की कला शैली में बीजापुर और गोलकुंडा का चित्र शैलियों का विशेष रूप से प्रभाव करता है यानी प्रभावित करता है। और अहमदनगर शैली में सुनहरे आसमानों के साथ अलंकृत प्रकृति और चमकीले रंगों का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो चमकीले रंगों में चित्र ज़्यादा देखने को मिलेगा। हुसैन निजाम शाह के संरक्षण में तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित किया गया। कौन सा? तारीख हुसैन शाही ग्रंथ भी चित्रित हुआ है। किसके टाइम पे हुआ भाई? हुसैन निजाम शाह के टाइम पे चित्रित हुआ। तो ये आपके अहमदनगर का टाइम रहा है जो मलिक अहमद जिसके संस्थापक होते हैं 1490 में जो फाइनली अस्तित्व में आता है निजाम शाही वंश उसके टाइम का है। और आप ये तो जान ही गए कि तारीफ हुसैन शाही में कितने चित्र हैं? 12। किससे संबंधित हैं? युद्ध दृश्य। ऐसे आपने अभी आगे देखा था कि नुजुमुल उलूम में कितने चित्र हैं? तो आपने कहा था कि 876 चित्र हैं। और कितने नक्शे हैं? 140 नक्शे। दोनों समझ में आए? आगे बढ़ेंगे, गोलकुंडा पढ़ेंगे। गोलकुंडा की अगर बात करते हैं मित्रों तो आपसे कह रहा है मसूलीपट्टनम बंदरगाह गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह है। गोलकुंडा का संस्थापक इब्राहिम कुतुबुद्दीन होता है। कौन होता है? इब्राहिम कुतुबुद्दीन गोलकुंडा का संस्थापक होता है। कुली कुतुबुद्दीन आप जानते हैं कुतुबुद्दीन वंश में आते हैं, 1512 के आसपास अस्तित्व में आता है। गोलकुंडा का कला और संस्कृति का उन्नायक शासक मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन रहा है। ये कुली कुतुबुद्दीन कब काम करता है? तो आप जानते हैं 1512 में अस्तित्व में आता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे देखेंगे रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। रचनाओं को जब आप ढूंढना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे तो समझ में आएगा। रागनी मधु माधवी ये रचना है। रागनी मधु माधवी देख लो अच्छे से देख लो। रागनी मधु माधवी ये रचना है भाई। वृक्षों से आच्छादित है, चारों ओर से पुष्प हैं, कलिकाएं हैं, बीच में एक रागनी बैठी हुई है। आपको ये देखने को मिल रहा होगा, सुंदर युवती। यही रचना आपकी रागनी मधु माधवी है। गोलकुंडा शैली की अच्छी रचना बताई जाती है। आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में देखा जाए तो आगे कहा जाता है कि मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन ने अपनी बेगम भागमती के सम्मान में 1589 में हैदराबाद को नई राजधानी बनाया था। किसके सम्मान में? भागमती के सम्मान में। राजधानी क्या बनती है? हैदराबाद बनता है। कौन बनाता है? मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन बनाते हैं। मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन 1591 में हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवा देते हैं। चार मीनार कब बनता है? 1591, जिसे विजय द्वार के रूप में बनवाया जाता है। किसके रूप में? विजय द्वार के रूप में उसे बनवाने का काम करते हैं।
और आगे बढ़ो तो आगे कहा जाता है गोलकुंडा में बना एक चित्र है मैना और नारी। भाई रचना पूछी जाएगी आपसे। मैना और नारी का चित्र है जो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में रखा हुआ है। किस टाइम पीरियड का है? तो आपको कहना पड़ेगा गोलकुंडा जो है गोलकुंडा टाइम पीरियड का है। दक्षिणी शैली में 5 नाम आते हैं, बीदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदार। आपसे पूछा जाता है उसमें से कौन सी रचना मैना और नारी के लिए जानी जाएगी या किस शैली में आएगा, तो आपको गोलकुंडा याद रखना पड़ेगा, कुतुबशाही वंश का, कुली कुतुब शाह वाला गोलकुंडा। ठीक है, तो ये मैना और नारी वाली रचना कहाँ की है? गोलकुंडा की है, डबलिन संग्रहालय में रखी हुई है, याद रखना है। आगे बात करेंगे, आगे क्या मिलेगा आपको। आगे कह रहा है गोलकुंडा, गोलकुंडा में नृत्यांगनाओं और पाशवानों के चित्र बड़ी मात्रा में मिले। तो गोलकुंडा में कैसे चित्र मिले आपसे? पाशवान के चित्र में, नृत्यांगनाओं के चित्र ज़्यादा मिले हैं। अहमदनगर में कैसा चित्र मिला था? अहमदनगर में आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो हमें चित्र देखने को मिले वो रागमाला से चित्र मिले, युद्ध संबंधी दृश्य खूब ज़्यादा देखने को मिले। तो ये अहमदनगर की विशेषता थी। गोलकुंडा कला के प्रारंभिक चित्रों की अगर बात करते हैं तो 1590 में चित्रित किया गया। 5 नृत्यांगनाओं का चित्र है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। 5 नृत्यांगनाएं पूछा जाएगा। 5 नृत्यांगनाओं का चित्र जो 1590 के आसपास बनता है वो कहाँ का है? तो आपको कहना पड़ेगा वो गोलकुंडा टाइम का है। गोलकुंडा कला का बढ़िया चित्र है, प्रारंभिक चित्र है। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है मोहम्मद कुतुबुद्दीन शाह के राज्यकाल में अनेक व्यक्ति चित्र और उसके साथ दरबारी चित्रों का निर्माण भी हुआ है। किसके टाइम पे? मोहम्मद कुतुबुद्दीन शाह के टाइम पे। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है मित्रों कि 1610 से 1620 के मध्य जो है गोलकुंडा में दीवान ए हाफिज की सचित्र पोथी चित्रित की गई। दीवान ए हाफिज की सचित्र पोथी जो है चित्रित की गई, ये गोलकुंडा में ही चित्रित होती है और 1610 से 1620 के मध्य चित्रित की जाती है। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है विजयनगर की पराजय में सर्वाधिक जो लाभ होता है वो गोलकुंडा शैली को ही होता है। तो विजयनगर अगर पराजित होता है मित्रों तो उसमें सबसे ज़्यादा गोलकुंडा शैली प्रभावित होती है, लाभ पाती है। विजयनगर वही हरिहर और बुक्का वाला, हरिहर राय और बुक्का राय वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है अबुल हसन तानाशाह के समय, अबुल हसन तानाशाह के समय चित्रित रागमाला के चित्रों में तेज चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। कैसे रंग? तेज चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। गोलकुंडा से पटचित्र ईरानी और यूरोपियन देशों में भेजे जाते थे, ये भी याद रखना है। ईरानी और यूरोपियन देशों में गोलकुंडा से पटचित्र भेजे जाते रहे। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है मित्रों, क्या कहा जाता है? मीर निज़ाम अली खां आसफ जहां द्वितीय के समय में तुजुक ए आसफी ग्रंथ लिखा जाता है जिसको चित्रित किया जाता है। तुजुक ए आसफी ग्रंथ लिखा जाता है जिसे चित्रित किया जाता है। किसके टाइम पे भाई होता है? तो ये मीर निज़ाम अली खां आसफ द्वितीय के समय में। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है हैदराबाद के चित्र में गोलकुंडा वाली चमकदार और रंग व्यवस्था का त्याग कर दिया गया था, ऐसा बताया जाता है हैदराबाद वाले चित्रों में।